आधी रात का सन्नाटा था। दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ सरकारी वाहनों की हल्की नीली लाल लाइटें चमक रही थीं। तभी एक काली गाड़ी तेजी से प्रधानमंत्री आवास के भीतर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं देश की सबसे खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख सामंत गोयल। उनके चेहरे पर तनाव था और हाथ में एक अत्यंत गोपनीय लिखी फाइल थी। 15 मिनट बाद दरवाजा खुलता है। कमरे में घुसते ही प्रधानमंत्री की नजर सीधे उस फाइल पर जाती है। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि इतनी रात को गोयल साहब, मामला गंभीर है क्या? जवाब आता है, सर वो मिल गया है। कमरे की हवा जैसे ठहर जाती है। वो नाम जो वर्षों से भारत के जख्मों पर नमक बनकर बैठा था, वो चेहरा जो 26 नवंबर के खून से सना इतिहास बन चुका था, वो शख्स जिसने 160 निर्दोष लोगों की चीखों को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया था, अब उसकी लोकेशन पक्की हो चुकी थी और वो शख्स था लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा मामलों की आपात बैठक बुला ली जाती है। टेबल पर नक्शे फैलते हैं, फोटो रखी जाती हैं, आवाज के सैंपल चलाए जाते हैं। कमरे में मौजूद हर चेहरा समझ चुका था कि यह सिर्फ सूचना नहीं बल्कि एक अवसर है। दबाव, बयान, कूटनीति, ये सब बहुत हो चुका। एजेंसी प्रमुख की आवाज सख्त थी, अब वक्त है कार्रवाई का। कार्रवाई यानी? प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल पूछा। जवाब और भी सीधा था, सीधे दुश्मन की जमीन पर और वहीं खत्म। जवाब सुनकर कुछ पल की खामोशी कमरे में छा जाती है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल धीरे से बोलते हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उनकी आंखों में जो विश्वास था वही फैसला बन गया। हरी झंडी मिल चुकी थी। ऑपरेशन का कोड नाम तय हुआ, ऑपरेशन अलविदा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। लोकेशन मिलना आसान हिस्सा था, असली काम था उस लोहे के किले में घुसना जहां हर गली पर नजर, हर मोड़ पर पहरा था और हर कदम पर सुरक्षा की दीवार खड़ी थी। वह आदमी लाहौर के सबसे सुरक्षित इलाके में रहता था। उस तक पहुंचने का एक ही एंट्री पॉइंट था और उस एंट्री पॉइंट के बाहर 24 घंटे पाकिस्तानी पुलिस तैनात रहती थी। जब वह बाहर निकलता था तो पूरा काफिला उसके साथ चलता था। सीधे हमला आत्मघाती होता। इसलिए पहली जरूरत थी उस किले के पास एक आंख, एक कान और एक अदृश्य ठिकाने की। इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसियां अब इनकी खोज में लग गई और यह खोज भारत में नहीं रुकी। धागे जुड़ते जुड़ते एक चमकते शहर तक पहुंचे जिसका नाम था दुबई और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। क्योंकि अब यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह शतरंज की ऐसी बाजी थी जिसमें चालें दिखती कम थी और असर ज्यादा करती थी। और इस खेल में एक गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती थी। दुबई की जेल की वो कोठरी हमेशा की तरह नम और खामोश थी। नावेद ने गिनती छोड़ दी थी, दिनों की भी और उम्मीदों की भी। 6 महीने पहले हुई एक मामूली चोरी ने उसकी जिंदगी को सलाखों के पीछे पटक दिया था। बाहर की दुनिया अब उसके लिए सिर्फ याद बन चुकी थी। और तभी एक सुबह पहरेदार ने दरवाजा खोला और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी बेल हो गई है। नावेद को लगा कोई मजाक है। जेल के बाहर एक सलीकेदार कपड़ों में खड़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में नापतौल थी। आप कौन हैं? नावेद ने सीधे पूछा। कोई फरिश्ता नहीं, उस आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस एक सौदागर जिसे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। उसका नाम वासिम था। उसने साफ कहा, मैंने तुम्हें एहसान के लिए नहीं छुड़वाया। मुझे पाकिस्तान और दुबई में फैला अपना कारोबार संभालने के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहिए और तुम मेरे काम के हो। जेल से बाहर निकला आदमी ज्यादा सवाल नहीं पूछता, खासकर तब जब सामने पैसे, रुतबा और अपने मुल्क लौटने का मौका हो। कुछ महीनों बाद नावेद 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों के साथ लाहौर में था। एक हफ्ते बाद उसका फोन बजा, भाईजान सेंट्रल लाहौर में अच्छा सा घर ले लीजिए, काम वहीं से शुरू करेंगे। नावेद ने जौहर टाउन में हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। उसे क्या पता था कि उसके घर की खिड़की से दिखाई देने वाली सड़क के उस पार वो आदमी रहता है जिसकी तलाश में एक पूरा देश बरसों से था। बस 100 कदम, इतनी ही दूरी बची थी। असल में वासिम कोई कारोबारी नहीं था, वो भारत की खुफिया एजेंसी का अंडरकवर खिलाड़ी था और नावेद का घर उसके लिए एक परफेक्ट कवर था। धीरे धीरे उसके नए घर में कारोबार से जुड़े आदमी आने लगे। कोई खुद को अकाउंटेंट बताता तो कोई सप्लायर, सब वासिम भाई के आदमी थे। नावेद खुश था कि जेल से निकलकर आलीशान जिंदगी मिल रही थी। उसे क्या एतराज होता? पर उन्हीं मेहमानों ने 6 महीनों में वह कर दिखाया जो सालों में नहीं हो पाया था। हाफिज सईद के घर किस वक्त दूध वाला आता है, कौन सा गार्ड ड्यूटी में डील देता है, किस दिन अखबार देर से पहुंचता है, बिजली खराब हो तो किसे बुलाया जाता है, हर छोटी बड़ी जानकारी फाइलों में कैद होने लगी। दिल्ली में बैठे अधिकारी अब उस शख्स की दिनचर्या मिनटों में पढ़ सकते थे। इतिहास के एक बड़े घाव का हिसाब चुकता करने की तैयारी पूरी हो रही थी। ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में
था। लेकिन हर परफेक्ट प्लान में एक दरार होती है। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। ये एक सीधा सादा सामान्य सा काम था। किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो बिल्कुल सामान्य दिखता है। सर्विलांस पूरी हो चुकी थी, नक्शा तैयार था, ट्रिगर दबाने की दूरी अब कुछ ही कदम दूर रह गई थी। पर परछाइयों की दुनिया में एक छोटी सी चूक पूरी बाजी पलट सकती है, और शायद किसी ने अभी अभी वह चूक कर दी थी। दुबई की उस शाम रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी थी, लेकिन मेज पर बैठा खेल अंधेरे से भी गहरा था। वासिम ने चुपचाप प्लेट किनारे रखी और बिना भूमिका के पूछा, नावेद, तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शहर में कौन छिपा बैठा है? नावेद ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो आप? वासिम ने जवाब दिया, हाफिज सईद की। नावेद यह सुनकर हंस पड़ा। भाईजान, वो हिंदुस्तानियों से लड़ते हैं, हमसे थोड़ी। वासिम की आंखों की ठंडक अचानक बदल गई और वह बोला कि मैं दुबई के एक ऐसे आदमी के लिए काम करता हूं जिसने 26 नवंबर में अपना पूरा परिवार खोया था, और वो तुम्हारे पड़ोसी को जिंदा नहीं देखना चाहता। ये सुनते ही चम्मच नावेद के हाथ से छूटते छूटते बची। ये मजाक है ना? उसकी आवाज सूख चुकी थी। मजाक नहीं, सौदा है। वासिम झुका। तुम बस मदद करो, बाकी काम हमारा। बदले में करोड़ों और तुम्हारा पूरा परिवार अमेरिका में नई जिंदगी बिताएगा। कुछ देर खामोशी रही। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ लालच, और बीच में वासिम का पुराना एहसान था। आखिरकार नावेद ने सिर हिला दिया। उसी क्षण शतरंज की बिसात पर आखिरी चाल तय हो गई। अगले दिन उसके खाते में 15 करोड़ पहुंच चुके थे। अब वापसी का रास्ता नहीं था। दिल्ली में लंबी बैठक चली, घंटों बहस, जोखिमों का हिसाब, अंतरराष्ट्रीय असर का अंदाजा। अंततः फैसला हुआ कि एक झटका ऐसा दिया जाएगा जो कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दे। लाहौर में एक काली कोरोला खरीदी गई, चुपचाप, बिना किसी शोर के। एक अधूरी इमारत में गाड़ी खड़ी हुई, उसके भीतर विस्फोटक का जाल बिछा दिया गया। हर वायर, हर टाइमिंग कई बार जांची गई। अब बस एक कड़ी बाकी थी, ड्राइवर की। सीमा पार से एक ऐसा चेहरा लाया गया जिसे दुनिया में खो जाने का डर नहीं था। नाम, पहचान, अतीत सब धुंधला। नावेद के घर अब 4 मेहमान थे। नावेद जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर पैसों ने उसके सवालों को बंद कर रखा था। ऑपरेशन पूरी रफ्तार पर था। टारगेट की दिनचर्या तय थी, रूट तय था, समय तय था, बस ट्रिगर बाकी था। तारीख थी 13 मई 2021। नई दिल्ली में ईद की सुबह थी। वासिम, जो इस पूरे खेल की अदृश्य डोर थामे हुए था, अपने परिवार के साथ था। अगले दिन उसे दुबई रवाना होना था। ऑपरेशन के आखिरी निर्देश देने थे। घर से निकलते वक्त अचानक उसकी आंखों के आगे जैसे किसी ने काला पर्दा खींच दिया हो। चारों तरफ धुंध सी छा गई। कानों में अजीब सी सनसनाहट गूंजने लगी। उसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन कदम लड़खड़ा गए। सीढ़ियों पर पैर ठीक से पड़ नहीं पाए। शरीर में अचानक इतनी कमजोरी महसूस हुई कि वो खुद को संभाल ही नहीं सका। अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। सिर एक तरफ झुक गया और आंखें आधी खुली रह गईं। घर वालों ने घबराकर उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्दी जल्दी उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल की तेज रोशनी, भागते हुए वार्ड बॉय, स्ट्रेचर की चरमराहट, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह घट रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत उसे इमरजेंसी में लिया। मशीनें लगाई गईं, नाड़ी चेक की गई। बुखार बहुत तेज था, शरीर तप रहा था। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह होश में भी नहीं आ पा रहा था। डॉक्टरों की घबराई हुई आवाजें आपस में गूंज रही थीं। ब्लड प्रेशर गिर रहा है, जल्दी ड्रिप लगाइए, रिपोर्ट तुरंत भेजिए। उधर लाहौर में गाड़ी तैयार थी। ड्राइवर इंतजार में था और एसेट्स सतर्क थे। पर इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग अस्पताल में एक बिस्तर पर था। संचार की एक कड़ी टूट जाए तो गुप्त अभियान हवा में लटक जाता है। अब सवाल ये था कि क्या ऑपरेशन बिना अपने मास्टरमाइंड के आगे बढ़ेगा, या आखिरी क्षण में पूरी बिसात उलट जाएगी। कभी कभी जंग दुश्मन नहीं, बल्कि किस्मत रोक देती है, और इस बार किस्मत ने चाल चल दी थी। अस्पताल की मॉनिटर पर चलती हरी लाइन अचानक अनियमित होने लगी। रिपोर्ट्स आ चुकी थी। वसीम को साधारण बुखार नहीं था, बल्कि कोरोना था। जिस आदमी ने महीनों तक एक खामोश युद्ध की कमान संभाली थी, उसने अपने ही शरीर के संकेतों को हल्के में ले लिया। देश के लिए काम करते करते वो खुद को भूल गया था। 2 दिन आईसीयू में जूझने के बाद वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। दिल्ली में खबर पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। एक तरफ एक जामबाज अधिकारी की विदाई का दर्द था, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन अपने सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उधर लाहौर में नावेद अपनी कार लेकर घर से निकला। भारतीय खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड में ये एक नॉर्मल फैमिली विजिट थी, पर इस बार उसकी गाड़ी रिश्तेदारों के दरवाजे पर नहीं रुकी। वो सीधे एक ऊंची दीवारों वाले
वाले बंगले के सामने जा खड़ी हुई, जहां एक वरिष्ठ ISI अधिकारी रहता था। असलियत अब खुल रही थी। नावेद कभी मोहरा नहीं था, बल्कि वो खिलाड़ी बनना चाहता था। जिस दिन उसे उसके पड़ोसी हाफिज सईद के बारे में सच्चाई बताई गई थी, तो उसी दिन उसने दोहरा खेल शुरू कर दिया था। पैसा लिया, मुस्कुराया और इंतजार करता रहा सही मौके का। जैसे ही उसे लगा कि ऊपर से निर्देश आने बंद हो गए हैं, तो उसने ISI अधिकारी के सामने पूरी कहानी उगल दी। कुछ ही घंटों में ISI हरकत में आ गई। सायरन, गाड़ियां, हथियारबंद दस्ते सब नावेद के घर की तरफ बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार जाल में शिकार फंसा मिलेगा, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। घर के अंदर मौजूद एजेंटों ने नावेद की असामान्य गैर हाजिरी नोटिस कर ली थी। कई दिनों से उसका चेहरा नहीं दिखा था। शक की हल्की रेखा उन्हें पहले ही सतर्क कर चुकी थी। ISI के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो चुके थे। रेड में सिर्फ खाली कमरे मिले, लेकिन नुकसान हो चुका था। अब टारगेट को खबर मिल चुकी थी। हाफिज सईद की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई। मुख्य गेट के आगे अतिरिक्त बैरिकेड लगा दिए गए। सड़क पर निगरानी तेज कर दी गई। हर गाड़ी की कड़ी जांच शुरू हो गई। जिस घर तक पहुंचने के लिए महीनों की मेहनत लगी थी, वो फिर से किले में बदल गया। दिल्ली में फिर एक आपात बैठक हुई। ऑपरेशन लगभग हाथ से फिसल चुका था। एक एजेंट कोरोना से शहीद हो चुका था। एक स्थानीय संपर्क गद्दार निकल चुका था और टारगेट अब सतर्क था। रॉ चीफ सामंत गोयल सीधे प्रधानमंत्री के सामने थे। वो बोले कि सर, परिस्थितियां बदल गई हैं। और फिर कुछ पल की चुप्पी छा गई। और फिर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आया कि इतनी दूर आकर रुकना विकल्प नहीं है। जिन्होंने दर्द दिया है उन्हें जवाब मिलना चाहिए। जोखिम है, पर फैसला स्पष्ट है। और यह कहते ही कमरे का माहौल बदल गया। अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि ये प्रतिष्ठा, धैर्य और धधकते जख्म का सवाल था। बिसात उलट चुकी थी, मोहरे कम हो गए थे और दुश्मन चौकन्ना था। फिर भी खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो तब चली जाती है जब सबको लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। दिल्ली की उस बैठक के बाद माहौल बदल चुका था। जो लोग समझ रहे थे कि खेल खत्म हो गया है, उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली दांव अब शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री की सख्त आवाज ने कमरे में बैठे हर अधिकारी के भीतर नई आग भर दी थी। संदेश साफ था कि पीछे हटना विकल्प नहीं है। और सच तो ये था कि एक त्रुप का पत्ता अब भी बचा हुआ था। लाहौर की उस अधूरी इमारत में खड़ी काली कोरोला अब भी इंतजार कर रही थी। योजना का तरीका सिर्फ गिने चुने लोगों को मालूम था। नावेद को कभी असली अंजाम के बारे में नहीं बताया गया था, और यही चूक अब एजेंसी के काम आ रही थी। जून 2021 सुबह के करीब 11 बजे एक युवा चेहरा, जिसे दुनिया शायद कभी पहचान नहीं पाती, चुपचाप उसी अधूरी बिल्डिंग तक पहुंचाया गया। आखिरी बार उसे नक्शा दिखाया गया, रास्ता समझाया गया और कहा गया कि अब वापसी नहीं होगी। और कुछ ही मिनट बाद वह काली कोरोला जौहर टाउन की सड़कों पर दिखाई दी। रफ्तार तेज थी। 70 की स्पीड से हवा चीरती हुई गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसे सामने लक्ष्य साफ दिखने लगा था। ऊंची दीवारें, बैरिकेड, गार्ड। चेक पोस्ट पर खड़े पुलिसकर्मी ने गाड़ी को देखते ही हाथ उठाया और रुकने का इशारा किया, पर समय उससे तेज भाग रहा था। अगले ही पल गाड़ी बैरिकेड से टकराई और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके की खामोशी चकनाचूर कर दी। धूल, धुआं, टूटे कांच, बिखरी ईंटें। हाफिज सईद के घर के मुख्य प्रवेश द्वार के हिस्से उड़ चुके थे। दीवारें हिल गई थीं। अंदर बैठा हाफिज सईद, जिसने सालों पहले मुंबई को दहला दिया था, अचानक खुद दहशत में था। कहा जाता है कि उस पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सुरक्षा घेरे में रहने वाला आदमी पहली बार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था, और वह अपने कमरे में सोफे के पीछे जाकर छिप गया था। वो बच तो गया, पर उसका सुकून नहीं बचा। उस दिन के बाद उसके घर के बाहर पहरा और सख्त हुआ। दीवारें ऊंची हुई, रास्ते और बंद हुए, लेकिन डर वो भीतर घर कर चुका था। दूसरी तरफ इस घटना ने एक और संदेश दिया। सीमा के उस पार बैठे लोगों को एहसास हो गया कि अब खेल एक तरफा नहीं रहा। अब जवाब भी मिल सकता है और अचानक मिल सकता है। ऑपरेशन अपने घोषित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, पर उसने खामोशी तोड़ दी, किले में दरार डाल दी और सबसे बड़ी बात, दुश्मन को आईना दिखा दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कितने दिन कोई दीवारों के पीछे छिप सकता है, कितने दिन कोई हर दरवाजे की आहट से डरता रहेगा। क्योंकि जब किसी खामोश एजेंसी की दस्तक एक बार सुनाई दे जाए, तो वो दस्तक अक्सर आखिरी चेतावनी होती है। तो दोस्तों, अगर भारतीय रॉ एजेंट वसीम कोरोना से नहीं शहीद होते, तो हाफिज सईद आज जिंदा ना होता। तो दोस्तों, कमेंट में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जय हिंद जरूर लिखें, ताकि उनका हौसला बढ़े। जय हिंद, जय भारत।